हे गाइस, मैं हूँ सोनाक्षी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोसिस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल डिवीज़न के बारे में बताया था कि सेल डिवीज़न दो वर्ड से मिलकर बना है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और सेल डिवीज़न तीन टाइप का होता है, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। आज के लेक्चर में हम माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस क्या करती है? माइटोसिस एक डिप्लॉयड सेल को दो डिप्लॉयड सेल में डिवाइड करती है। माइटोसिस में प्लॉइडी चेंज नहीं होती। प्लॉइडी मतलब N है तो हैप्लॉयड बोलेंगे और 2N है तो डिप्लॉयड बोलेंगे। चलिए अब हम माइटोसिस के 4 स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है प्रोफेज और सबसे कम ड्यूरेशन का होता है एनाफेज। माइटोसिस में जो प्लॉइडी पेरेंट की होती है वही प्लॉइडी प्रोजेनी की भी होती है। इसीलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न या फिर समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये जो एम फेज़ है, एम फेज़ मतलब माइटोसिस फेज़ है, वो बहुत ही ड्रामेटिक फेज़ होता है। यहाँ ड्रामा क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करने वाला रहता है तो साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का, इन सब का साइज बढ़ जाता है, जिससे कि सेल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक घर है, उसमें दो भाई हैं और अब हमें उन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा करना है। तो हम क्या करेंगे? उन दोनों में सारे ऑर्गेनल्स को, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को, सबको इक्वली डिवाइड कर देंगे, है ना। एनिमल्स में माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि कुछ लोअर प्लांट्स हो गए और सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉयड सेल्स भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं, जबकि प्लांट्स में हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। अब हम माइटोसिस के फर्स्ट स्टेज दैट इज प्रोफेज को देखते हैं। प्रोफेज के स्टार्ट होते ही सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए की अनटैंगलिंग होगी, मतलब डीएनए थोड़ा सा खुलेगा, क्योंकि इसके पहले जो डीएनए था वो इंटरट्वाइंड था, मतलब उलझा हुआ था। फिर डीएनए कॉन्डेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है और अब जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे। जैसे ही सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे, सेंट्रोसोम पे क्या बन जाएंगे? माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद कुछ धागे आएंगे माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रोसोम पे, जिसे हम स्पिंडल फाइबर कहेंगे। फिर एक बार और देखते हैं कि प्रोफेज में क्या क्या हुआ। सबसे पहले डीएनए की अनटैंगलिंग हुई, उसके बाद डीएनए कॉन्डेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है। फिर जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करेंगे, सेंट्रोसोम पे माइक्रोट्यूब्यूल आके लगेगा एंड फिर सेंट्रोसोम पे स्पिंडल फाइबर धागे के रूप में आके अटैच होगा। अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें प्रोफेज के एंड में क्या क्या दिखेगा? प्रोफेज के एंड में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस ये सब नहीं दिखेगा। और क्या दिखेगा? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिख सकता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूट ही रहा है या लगभग टूटने की हालत में है। मेटाफेज के स्टार्ट होते ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा और अब साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम रहेगा। क्रोमोसोम फुली कॉन्डेंस्ड है मेटाफेज स्टेज में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी मतलब साइज, नंबर एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने के लिए मेटाफेज एक बेस्ट स्टेज है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और अब क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर है वो दोनों पोल से अटैच होंगे क्रोमोसोम से काइनेटोकोर के थ्रू। एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमैटिड है, दो काइनेटोकोर है, दो स्पिंडल फाइबर है या क्रोमोसोमल फाइबर है। क्रोमोसोमल फाइबर मतलब जो क्रोमोसोम से अटैच हो। अब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे या फिर स्पिंडल फाइबर के सेंटर पे आ जाएंगे। तो मेन इवेंट्स ऑफ मेटाफेज क्या क्या हैं? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होगा, फिर क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे और ये जो एक इक्वेटर बनता है उसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्रोमोसोमल फाइबर मतलब जो क्रोमोसोम से अटैच हो। अब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे या फिर स्पिंडल फाइबर के सेंटर पे आ जाएंगे। तो मेन इवेंट्स ऑफ मेटाफेज क्या क्या हैं?
स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होगा, फिर क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा और इस इक्वेटोरियल प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। थर्ड स्टेज इज एनाफेज। एनाफेज में सबसे पहले सारे क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे और सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाएंगे। मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थे और स्प्लिटिंग के बाद जो प्रत्येक क्रोमैटिड है, जिसे अब हम क्रोमोसोम कहेंगे, वो फ्यूचर डॉटर सेल्स होंगे। फिर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को पोल की तरफ खींच रही है या पुल कर रही है। सेंट्रोमियर पोल की तरफ है एंड आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब आर्म्स सेंट्रोमियर का पीछा कर रही हैं। लास्ट स्टेज इज द टीलोफेज। टीलोफेज के स्टार्ट होते ही क्रोमोसोम डीकॉन्डेंस होने लगेंगे और क्रोमैटिन बना लेंगे। क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस दिखने लगेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपीयर अगेन। टीलोफेज में न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब फिर से दिखने लगेंगे और मेरे पास दोनों पोल्स पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएंगे और ये जो दोनों डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो जेनेटिकली सेम होंगे। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके थ्रू सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए अलग होता है एंड एनिमल्स के लिए अलग होता है। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में क्या अंतर होता है। वो अलग हो गए हों तो उसे क्रोमोसोम कहते हैं और जब वो जुड़े हुए हैं तो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।